वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, चैंपियंस लीग की दो गेम्स और हो गई और वहां पर लाजियो ने बायर्न म्यूनिख को अपसेट किया है 1-0 से हराकर। उसके ऊपर बात करेंगे। पीएसजी ने रियल सोसाइडेड को 2-0 से हरा दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बार्सिलोना में क्या कुछ चल रहा है, कौन से प्लेयर्स जो है वो छोड़ के जा सकते हैं, किन प्लेयर्स की बार्सिलोना को ऑफर मिली है और किस कोच को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है बार्सिलोना में, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो भाइयों, पहले बात कर लेते हैं लाजियो वर्सेस बायर्न की। अवे गेम खेल रही थी बायर्न म्यूनिख और बायर्न की फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है इस टाइम पे। दो गेम्स ऊपर नीचे वो हार चुके हैं। अभी रिसेंटली वो बायर्न लेवरकुसेन के अगेंस्ट, जो कि चाबी अलोंसो की टीम है, उनके अगेंस्ट वो 3-0 से हारे थे और वहां पर लग यही रहा है कि वो बुंडेसलीगा का टाइटल भी जो है वो शायद इस बार खो देंगे। और 5 पॉइंट से वो पिछड़ रहे हैं, उनसे पीछे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए चैंपियंस लीग की, तो चैंपियंस लीग में भी लाजियो के अगेंस्ट उनका गेम था और कोई खातर खा परफॉर्मेंस जो है वो लाजियो के अगेंस्ट नहीं दे सके। एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था और लिवरकूसन के अगेंस्ट भी उन्होंने सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट मारा था। और अगर आप टीम की बात करें तो टीम अच्छी खासी टीम है। मतलब हैरी केन वहां से खेल रहे हैं, मुजियोला जो कि बेस्ट यंगस्टर इस टाइम पे मेरे ख्याल से दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर वो हैं। उसके बाद मुलर वहां पर हैं, उसके बाद किमिच वहां पर हैं, साने वहां से खेल रहे हैं। मतलब टीम में कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि पूरे रिसोर्सेज से भरी हुई टीम है। लेकिन जब से टुकुल ने इनको टेक ओवर किया उसके बाद से प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और ये होता है जब आपका एक मोमेंटम किसी अच्छे कोच के साथ चल रहा होता है तो वहां पर आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए। नागिल्समैन के साथ ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी और जैसे ही टुकुल को लेकर आया गया और नागिल्समैन को निकाला गया क्योंकि बोर्ड के अंदर इश्यूज थे, बोर्ड में प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनके नागिल्समैन के साथ कोई ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था उस टाइम पर ओलिवर कान का। तो उसके बाद से जब टुकल को लेकर आया गया तो पिछली सीजन में जो बुंडेसलीगा था वो भी लास्ट डे के ऊपर ये जीते थे। वो भी अगर डॉर्टमुंड अपना गेम जीत जाती तो बायर्न म्यूनिख जो है वो जो है वो बुंडेसलीगा का टाइटल भी हार जाती। और इस सीजन में ऑलरेडी मुझे ये लग रहा है कि ट्रॉफी लेस जाएगी बायर्न। और जहां पर बायर्न एक इकलौती टीम होती है पूरे बुंडेसलीगा में जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती है और हर दफा जो है वो ये चीज तो सबको कंफर्म होता है कि यार टाइटल जो है वो बायर्न म्यूनिख ही जीतेगा। और इस सीजन में सुपर कप वो हार गए हैं, जर्मन कप वो हार चुके हैं, लीग में सेकंड पोजीशन पे हैं, 5 पॉइंट पीछे हैं वो लिवरकूसन से। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट लेग जो है वो ऑलरेडी हार चुके हैं चैंपियंस लीग का। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो इस वक्त जो है वो टुकल की चल रही है। और टुकल आप जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम के ऊपर। और मुझे यही लगता है कि इस सीजन के आखिर में टुकल जो है वो हमें बायर्न में नजर नहीं आएंगे। अगर हम कंपैरिजन करते हैं टुकुल का नागल्समैन के साथ तो टुकुल ने 43 मैचेस में अभी तक मैनेज किया है बायर्न को और उसमें से 10 डिफीट्स उनको देखनी पड़ी हैं। और अगर नागल्समैन का रिकॉर्ड देखें तो 84 गेम्स उन्होंने मैनेज किया था बायर्न को और 10 डिफीट्स उनको हुई थी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट डबल का फर्क है, डबल गेम्स ज़्यादा नागल्समैन ने मैनेज किया था और 10 डिफीट्स उनको देखने को मिली थी। अब देखिए ये तो पहला लेग हुआ है, अभी भी ओपन है। 1-0 को इतना बड़ा स्कोर तो नहीं है और यहाँ पर होम एंड अवे का भी जो है वो होम एंड अवे जो गोल्स है वो भी रूल नहीं है। आप जानते हैं कि अब यहाँ पर जो सी टीम ज्यादा गोल स्कोर करेगी वो जो है मैच वो टाई जीत जाएगी। और अगर गेम जो है वो बराबर रहेगा तो फिर पेनल्टी शूट आउट के ऊपर गेम जाएगी क्योंकि अवे गोल का जो रूल है वो पिछले सीजन से यूएफा ने जो है उसको खत्म कर दिया था। तो अभी भी बायर्न बनी हुई है, ऐसा नहीं है। और अगर बायर्न का रिकॉर्ड हम देखें तो बायर्न पिछले 13 टाइज ऐसी जिसमें वो पहली लेग में हारे हैं तो 9 टाइज उन्होंने जो है वो जीती हैं, उसमें से 13 में से पिछली 3 टाइज ऐसी हैं जहां पर वो फर्स्ट लेग हारे थे तो वहां पर वो नहीं जीत पाए, वो कमबैक नहीं कर पाए। और वो एक रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थी, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और विलारियल के अगेंस्ट, तीनों स्पेनिश टीम थी, उनके अगेंस्ट ये लोग कमबैक नहीं कर पाए थे। अभी भी बने हुए हैं लेकिन जो एक बात तो ये है कि प्रॉब्लम में जरूर आ चुकी है इस टाइम बायर्न। और
अगर आप गेम की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। और अब कहा यह जा रहा है कि टुकल ने अपने आप को ऑफर किया है बार्सिलोना की जो जॉब है उसके लिए इस सीजन के बाद। तो अब आप ये देखेंगे, अगर हम चावी के साथ हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और चावी के साथ हमें कम से कम ये स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ रही कि हम लोग शॉट्स ऑन टारगेट नहीं ले रहे। हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यूरोप में सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने वाली टीम है, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन टुकल जिसके पास एक बहुत अच्छी टीम है, वो उसका प्रॉब्लम ये बन रहा है कि वो शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पा रहे। तो हम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर टुकल जो है वो बार्सिलोना में आते हैं तो फिर बार्सिलोना का क्या बनेगा। तो ये एक साइड ऑफ स्टोरी थी। लेकिन हमें सर्री जो आपको याद होगा कि नापोली के कोच रहे हैं और अब उसके बाद वो चेल्सी के भी कोच रहे हैं, अब वो लाज़ियो को कोच कर रहे हैं। तो उनकी भी तारीफ करना बनता है कि उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट जो है वो गेम जो है वो निकाली। और लाजियो ने एक दो बड़े अच्छे चांसेस भी मिस किए, वरना जो स्कोर लाइन है वो 2 या 3 0 भी हो सकती थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या बायर्न कमबैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अपना सीजन बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, और क्या हमें अपसेट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बायर्न बाहर हो जाती है और बारसा अगर अपना नेपोली का गेम जीत जाता है तो एटलीस्ट एक बड़ा राइवल तो बारसा के लिए कम हो जाएगा। देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है चैंपियंस लीग में। अभी तो राउंड ऑफ 16 ही चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और दूसरा गेम जो था वो पीएसजी का था अगेंस्ट रियल सोसाइटी। ये भी काफ़ी जो है वो अच्छा गेम लग रहा था मुझे कि होगा, लेकिन उस हिसाब से गेम हुआ नहीं, क्योंकि रियल सोसाइटी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी ला लीगा में और बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो ये सीज़न उनका जा रहा है। लेकिन पहला हाफ जो देखा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, काफ़ी बोरिंग था। पीएसजी ने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया और रियल सोसाइटी की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा। लेकिन फिर वही बात है कि मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि किलियन एम्बापे वहाँ पर मौजूद है, और अगर इंडिविजुअल क्वालिटी की बात की जाए तो पीएसजी जो है वो ज़्यादा बेटर टीम नज़र आ रही है और चांसेस उनके ज़्यादा थे, और वही हुआ। किलियन एम्बापे ने गोल स्कोर किया। किलियन एम्बापे की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सीज़न जब से स्टार्ट हुआ है तो एम्बापे की 50 गोल्स इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर उन्होंने 13 असिस्ट और 37 गोल्स अभी तक स्कोर कर दिए हैं, और 35 गेम्स उन्होंने खेली हैं। तो मतलब एम्बापे आपको पता है क्वालिटी तो है, और इसी वजह से रियल मैड्रिड उनके पीछे पीछे जो है वो भाग रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी जो है वो बार बार ट्विस्ट जो है इस ट्रांसफर सागा में बार बार हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पीएसजी काफ़ी कंफर्टेबल बैठी है इस टाइम पे 2-0 के साथ, और मुझे लगता है कि पीएसजी जो है वो लास्ट 8 में क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 2-0 एक अच्छा मार्जिन है उनके पास। अच्छे मार्जिन के साथ वो अगले टाइम में जाएगी। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना के हवाले से। तो भैया बार्सिलोना में बहुत कुछ चल रहा है, और जेरार्ड रोमेरो जो है आपको जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो बारसा के बारे में ब्रेक करते हैं। तो उन्होंने ये खबर दी है कि उनको जो है वो कुछ सोर्सेज से ये बात पता चली है कि टुकल जो है वो बायर्न के साथ इस सीज़न के बाद नहीं रहेंगे, और आपको लग भी रहा है कि जो हालत इस वक्त बायर्न की चल रही है, और लग रहा है कि शायद वो ट्रॉफी लेस जाएंगे। तो वहाँ पर हैंसी फ्लिक को दोबारा से जो है वो हो सकता है कि बायर्न का कोच बनाया जाए। तो हो सकता है कि बारसा के हाथ से हैंसी फ्लिक जो है वो निकल जाए। एक तो ये चीज़ उन्होंने बताई है, और उसके अलावा उन्होंने ये भी एक खबर ब्रेक की है कि फ्रैंकी डियोंग के बारे में जो है वो टॉटनहम हॉटस्पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और 60 मिलियन की ऑलरेडी उन्होंने बिड कर दिया है फ्रैंकी डियोंग की। लेकिन बार्सिलोना जो है वो चाह रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रैंकी साइन कर लें और अपनी वेजेस को थोड़ा सा कम करें। रिस्ट्रक्चर वेजेस होंगी उनकी, और वो रुकें। अगर वो रिन्यूअल को साइन नहीं करेंगे तो फिर बारसा उनको मार्केट में डाल देगा सेल करने के लिए, और बारसा ने उनकी आस्किंग प्राइस जो यूनाइटेड और चेल्सी को दी है वो 100 मिलियन यूरो की दी है। उसके अलावा टॉटनहम हॉटस्पर जो है वो 3 प्लेयर्स, मतलब एक तो फ्रैंकी डियोंग हो गया, उसके बाद रफीनिया और अरूहो के बारे में भी उन्होंने इंक्वायरी की है, और रफीनिया की 70 मिलियन की जो है वो प्राइस उन्होंने लगाई है। और मैं समझता हूँ कि रफीनिया का अगर 70 मिलियन बारसा को मिलता है तो आंखें बंद करके बारसा को उनको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि यार मैं तो पिछले सीजन से ये बात कर रहा हूँ कि रफीना जो है वो बार्सिलोना के स्टाइल का प्लेयर नहीं है, और अगर बारसा को एक अच्छी ऑफर उनके बारे में मिलती है तो बारसा को उनको जाने देना चाहिए। जब आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा।